गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पैसिव इम्यूनाइजेशंस, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशंस क्या होता है हम देखते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है कैसे काम करती है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करके नोबेल प्राइज़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिप्थीरिया के बारे में हमने शायद आपने पढ़ा होगा, एमिल के बारे में। और आपने ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो पैसिव इम्यूनिटी काम करती है तो क्या बनाती है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्या होते हैं इसमें। ठीक है, हम डिप्थीरिया को देखें, एंटीबॉडीज उसमें रिलीज होते हैं। तो अगर टिटनस के अपोजिट में हम काम करें तो टिटनस के लिए हमें पैसिव इम्यूनिटी के लिए करना पड़ता है। टिटनस अगर आपको हुआ तो आपको डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ ही आपके बॉडी में डालनी पड़ेगी। उसमें ऐसा नहीं कि हम उसको वेट करेंगे, नहीं, पैसिव करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो बात करते हैं पैसिव। तो पॉइंट ये है कि व्हेन performed antibodies are when performed antibodies performed, आपको ये देखना है ध्यान से। when performed antibodies are injected, कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं? injected to provide quick immune system या इम्यून रिस्पॉन्स, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, किसके लिए? फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशंस। यानी सपोज करिए मुझे स्नेक ने बाइट किया, तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाए? नहीं ना। क्या करते हैं? इंजेक्शंस या कोई भी मेडिसिन्स हम मार्केट में जो रहता है अवेलेबल, हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे सीधा एंटीबॉडीज डाला जाएगा, यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन आपको दिया जाएगा। इसी तरह टिटनस के केस में भी है। तो व्हेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड, हमने क्या करना है कि स्नेक बाइट पे या टिटनस होने के जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमें इंजेक्टेड कौन करते हैं? परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं हमारे अंदर। इसी प्रोसेस को कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्जांपल्स देखा जाए, कंसीडर करेंगे, एग्जांपल से कंसीडर करते हैं इसको। इफ पर्सन is injected with some deadly microbe as in tetanus। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, वो जूझ रहा है किससे, या अभी टिटनस के लिए, यानी इफ पर्सन इज इंजेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स एज इन टिटनस, टू विच हम क्या करेंगे? टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इसको देंगे। क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इसको प्रोवाइड करेंगे, इज रिक्वायर्ड है, इसको जरूरत है। ये नहीं कि अभी टिटनस के लिए वेट करेंगे, नहीं। अगर टिटनस के कटिंग वटिंग हुआ, कुछ कहीं पे भी डैमेज होता है तो टिटनस उसको कुछ घंटों में देना होता है। तो टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, वी नीड, क्या होता है? वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली इंजेक्ट टू परफॉर्म एंटीबॉडीज, डायरेक्टली इंजेक्ट टू परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। यहाँ पे देखो लिखा है ना, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज
बॉडीज आप देख पा रहे होंगे कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमें इसमें डालते हैं। ओके, तो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हो या एंटीटॉक्सिन्स कह सकते हो आप इसको, एंटीटॉक्सिन्स। एक तो ये हो गया टिटनेस के ऊपर। दूसरा एग्जांपल, अदर एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 2 हम देखेंगे क्या है, स्नेक बाइट पे। स्नेक बाइट भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो इस पैसिव इम्यूनाइजेशन की कहानी देखते हैं, ये कैसे प्रूफ हुआ कि पैसिव इम्यूनाइजेशन इसको बोलते हैं, ये सब बातें। इन 1891, कब 1891 में डेयरिंग स्टेप हुआ था, एक बहुत डेयरिंग स्टेप किया गया, डेयरिंग स्टेप किया था किसने, वॉज एंड डेयरिंग स्टेप वॉज टेकन, किसने लिया था ये, टेकन विच एडेड टू द ग्रोइंग। हमने क्या किया था, हमने नहीं, एक साइंटिस्ट था उसका नाम एमिल हैबिंग का नाम सुना होगा, उसका नाम था बेरिंग, एमिल वॉन बेरिंग, ठीक है। इन 1891 a daring step was taken which added to the growing, हमने क्या ऐड किया, added to the growing या understanding of immunology, growing and understanding immunology। जैसे एक लड़की थी, छोटी सी एक लड़की थी, अ गर्ल थी, उसमें हुआ क्या, हम बात करें तो अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची थी, एक अ लिटिल गर्ल ले डाइंग डिप्थेरिया, अ लिटिल ले डाइंग विद डिप्थेरिया। उसको क्या था, डिप्थेरिया था। तो हुआ यूं, डिप्थेरिया था तो उसके बाद वो इन्फेक्टेड थी। तो एमिल वॉन ने क्या सोचा, एक शीप देखा, उस शीप में भी वही डिप्थेरिया थे, उनके ब्लड को बाहर निकाला, जब उसके ब्लड क्लॉट कर गए, ठीक है। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे कि अ लिटिल गर्ल ले डाइंग डिप्थेरिया, उसको डिप्थेरिया की प्रॉब्लम थी। हुआ यूं कि जो उसका डॉक्टर था, उसका जो फिजिशियन था, उसने ऐसे ही क्या किया, एक डेयरिंग स्टेप लिया, जो शीप थी उससे ब्लड निकाला, ब्लड में से उस क्लॉट करने से पहले ब्लड में से उसका सीरम सेपरेट कर लिया, यानी शीप था, जो भेड़ थी, उसके ब्लड का जो सीरम था, उसको सीरम सेपरेट कर लिया और उस सीरम को उस गर्ल में डाल दिया। वो 3 से कुछ घंटों में ही वो ठीक हो गई। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसने क्या किया कि उसका फिजिशियन, जो लिटिल गर्ल जो डिप्थेरिया थी, एक भेड़ के जो डिप्थेरिया डिजीज थी, जो कॉज था उसमें, उसका सीरम निकाल करके और उसमें डाल दिया, यानी ब्लड से सीरम सेपरेट कर लिया, उसमें एंटर कर दिया। यानी अ लिटिल गर्ल ले डाइंग डिप्थेरिया, हर फिजिशियन, उसका जो फिजिशियन था उसका नाम था एमिल, यानी आप कह सकते हो हर फिजिशियन एमिल वॉन बेहरिंग, इस बंदे का नाम था एमिल वॉन बेहरिंग। इन्फेक्टेड शीप को लिया, इन्फेक्टेड शीप, ओके, विद डिप्थेरिया, इन्फेक्टेड विद डिप्थेरिया, जो डिप्थेरिया से ऑलरेडी प्रॉब्लम में था, डिप्थेरिया बैक्टीरिया उसके पास थे, ओके। हुआ यूं, उसका क्या किया, जो एमिल वॉन बेरिंग था, उसने टेक ब्लड फ्रॉम शीप, क्या किया,
टेक ब्लड फ्रॉम शीप एंड देन उसने उसको सेपरेट किया, यानी सेपरेट सीरम बाय ब्लड, सेपरेट सीरम, ठीक है। क्या किया? सेपरेट सीरम बाय अलाउइंग क्लॉट के लिए, सेपरेट सीरम बाय द ब्लड या फ्रॉम द ब्लड से, फ्रॉम ब्लड टू अलाउइंग इट क्लॉट, और उसके बाद क्या किया? ताकि क्लॉट ना हो जाए, उसका सीरम सेपरेट कर लिया, क्योंकि ब्लड कहीं भी खून उसका क्लॉट हो जाता है, तो उसका सीरम निकाल लिया, और वो सीरम निकालने के बाद ही इंजेक्टेड, यानी कौन? एमिल जो था, एमिल वॉन बेरिंग इंजेक्टेड सीरम इनटू द पेशेंट, इट मीन्स वो गर्ल के में पेशेंट, विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे में ही, विद इन फ्यू आवर्स लिटिल गर्ल रिकवर, क्या हो गई? वो रिकवर हो गई। ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी थी। तो न्यू मेथड डिस्कवर्ड, न्यू मेथड जब डिस्कवर होता है तो आपको पता है कुछ ना कुछ नोबेल प्राइज मिलता है, तो नोबेल प्राइज मिला है इसको। तो न्यू पैसिव मेथड, पैसिव इम्यूनिटी मेथड, पैसिव इम्यूनिटी मेथड डिस्कवर्ड, and Emil von Behring got Nobel Prize. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव इम्यूनाइजेशंस के बारे में पहले तो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, यानी उस सीरम में भी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज थी। जब उसको दिया गया तो क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी तो सीरम में वो था ही, क्योंकि उसके बॉडी यानी जो शिप थी उसकी बॉडी उसकी एंटीबॉडीज बना के रखी होगी, तो उसको उसमें डाला तो उसको तुरंत काम करने लग गया, गर्ल ठीक होने लग गई। तो सेम ऐसे ही इंजेक्शन के फॉर्म में रखा हो या स्नेक बाइट किया और आप इंजेक्शन ले लेते हो, ठीक हो जाते हो। आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे टिटनेस की प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आप कहीं कट लगा आप टिटनेस का क्योर कर लेते हो। तो ये पैसिव है, ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आप उसके बॉडी में डाल रहे हो जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद 1891 में ये सारा कहानी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि डिसऑर्डर्स की, हम बात करें कि डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसे हम बात करेंगे बहुत सारा, और ये सब पढ़ चुके हैं हम, तो इसका बस ब्रीफ में पढ़ेंगे हम। इसको हमने ब्रीदिंग चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, कई सारे तो इसमें है जो हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें, तो इसके पहले भी हमने ये सब नाम कहीं पढ़ा हुआ है, अभी देखेंगे अब नाम पता चल जाएगा आपको। तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, हमने पहले भी पढ़ रखा है इसको। तो जैसे पहला एलर्जी, जो एलर्जी होता है, फर्स्ट एलर्जी की हम बात करें, ये ड्यू टू एलर्जेंस की वजह से होता है। कैसे होता है? ड्यू टू एलर्जेंस। और एलर्जेंस बहुत तरह के हो सकते हैं बेटा। एलर्जेंस हम बात करें तो माइट्स भी हो सकते हैं, माइट्स के अलावा डस्ट भी हो सकता है, डस्ट, और डस्ट के अलावा पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं इसका, और क्या हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ये फैक्टर्स इतने सारे हैं, ये एलर्जेंस हैं। एलर्जी हो सकती है, आपको हीट से एलर्जी हो सकती है स्किन पे, कोल्ड से हो सकती है, एनिमल का डैंड्रफ से हो सकता है, एनिमल डैंड्रफ से भी हो सकता है, एनिमल डैंड्रफ से भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम ये एरो एलर्जेंस होते हैं, यानी एरो एलर्जेंस नहीं, एयर में होते हैं तो वो एरो एलर्जेंस होते हैं, बाकी ये एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस जिससे एलर्जी कॉज होता है, इनको एलर्जी। ये क्या करते हैं,
इन एलर्जी के खिलाफ प्रोड्यूस करते हैं, यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, एंटीबॉडीज, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है? आईजीई, आपको याद रखना, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है एलर्जी के अपोज में। और एक और खास बात है कि एलर्जी जो रिएक्शंस होती है ना, इज ड्यू टू द रिलीज, यानी जब एलर्जी रिएक्शंस हमारी बॉडी में कॉज करती है तो बहुत सारा हिस्टामाइन रिलीज होता है, एंटी हिस्टामाइंस। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो एलर्जी आप कह सकते हो, एलर्जी रिएक्शन इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल। कौन सा केमिकल भाई? केमिकल लाइक दो हैं, एक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। कौन? सेरोटोनिन। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम मास्ट सेल से रिलीज होती हैं, मास्ट सेल से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एलर्जी क्रिएशन इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो टाइप्स ऑफ एलर्जी आपको भी पता है कि हे फीवर है, आपने ये पढ़ा हुआ है, हे फीवर भी पढ़ा, अस्थमा भी पढ़ा हुआ है। तो आपको टाइप्स ऑफ फीवर में, एलर्जी में टाइप्स ऑफ एलर्जी, जो हम बात करें टाइप्स ऑफ एलर्जी कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो हे फीवर देखा हुआ है आपने। अस्थमा भी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको नहीं पढ़ाऊंगा, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं आपको। और ये सारे एनाफाइलेक्टिक शॉक भी होता है, इसमें आता है। बट हम दो, हे फीवर और अस्थमा, ये टाइप्स ऑफ एलर्जी में आते हैं। यानी किसी भी एलर्जी को एलर्जेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो कोई भी एलर्जेंस हो, माइट्स हो, डस्ट हो, पॉलन हो, हीट हो, कोल्ड है, एनिमल डैंड्रफ है, ये सब के सब ये एलर्जेंस हैं। और इनके अपोज में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, आईजीई। तो आपको ये ध्यान रखना है, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है मास्ट सेल से। तो आपको ये सब प्रॉब्लम और ये सब याद रखने हैं और इसके आंसर्स भी आपको याद रखने हैं। इसे आप जल्दी से नोट डाउन करें और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आउटो इम्यूनिटी देखेंगे।